तो ये कुछ चीजें हैं चैप्टर नंबर 14 की पीएमसी के सिलेबस में बॉटनी से चैप्टर नंबर 14 से एक ऑस्मोटिक प्रेशर और पोटेंशियल लिखा हुआ है और एक पाथवे ऑफ वाटर है या फ्लो ऑफ वाटर है रूट से जाइलम तक। तो मैं ये 14 की जो जोलॉजी है, 14 की जो बॉटनी है, दो टॉपिक है बस, छोटे से हैं, ये करा दूं। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 में एक ही टॉपिक है पीएमसी के सिलेबस में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद फिर मैं वो कराऊंगा और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद जो चैप्टर नंबर 12 में बॉटनी का टॉपिक था कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वो कराऊंगा मैं, ताकि ये 12, 13 और 14 की बॉटनी जो है ये पूरी हो जाए जो पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहले मैं पीएमसी वाला सिलेबस पूरा पूरा करा रहा हूँ। जो चैप्टर हैं ये जैसे 12 है, 13 है, 14 है, इसमें जो पीएमसी के सिलेबस में मैं पहले वो करा रहा हूँ पूरा, ताकि ये वाला पीएमसी के सिलेबस वाला काम हो जाए। उसके बाद हमारे पास टाइम होगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं ये जो चीज़ें नहीं कराएंगी जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, मैं फिर वो भी करा दूंगा, आप परेशान नहीं। अच्छा देखो, इसमें चैप्टर नंबर 14 में एक टॉपिक है ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है या सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, बात बराबर है। जब किसी सोल्यूशन को, एक सोल्यूशन है उसके दरमियान में आप एक मेम्ब्रेन लगा दें, एक सोल्यूशन है उसके दरमियान में आप एक मेम्ब्रेन लगा दें, एक तरफ जो सोल्यूशन है वो किसी और तरह का है और दूसरी तरफ जो सोल्यूशन है वो किसी और तरह का है। आप यूं कह रहे हैं कि दोनों दोनों तरफ जो है मेम्ब्रेन के वो डिफरेंट तरह के सोल्यूशंस हैं, एक में सॉल्यूट ज्यादा है एक में सॉल्यूट कम है। तो जो प्रेशर सोल्यूशन लगाता है मेम्ब्रेन की वॉल पर कि उसको और सोल्यूशन या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मौजूद हैं, इस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। या आप यूं भी कह सकते हैं टू प्रिवेंट इनवर्ट फ्लो ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट, आसान अल्फाज में बताऊं अगर, टू प्रिवेंट इनवर्ट फ्लो ऑफ वाटर बाय अ मेम्ब्रेन या बाय अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो प्रेशर जो सोल्यूशन लगाए मेम्ब्रेन की दीवार पे कि हमें और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, सॉल्वेंट से मुराद है वाटर नहीं चाहिए, हमारे पास एग्जिस्टिंग इतने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, इस प्रेशर को कहते हैं आप ऑस्मोटिक प्रेशर। और जब कभी दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोल्यूशन को एक दूसरे से अलग किया जाए बाय मींस ऑफ अ मेम्ब्रेन, और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसके जरिए दो सोल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है, एक में सॉल्यूट ज्यादा है एक में सॉल्यूट कम है, इनको एक दूसरे से अलग अलग किए जाए, तो ये जो टेंडेंसी होती है सोल्यूशन की कि वो डिफ्यूज होकर किसी और में चला जाए, मतलब एक तरफ से सोल्यूशन दूसरी तरफ चला जाए, इसको कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल। एक तरफ से जब सोल्यूशन थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मूव होकर दूसरे सोल्यूशन में चला जाता है, इस कैपेबिलिटी को कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल। इसको, ये जो साइन यहाँ पे मेंशन हुआ है इसमें मैं कर्सर फेर रहा हूँ, इसको कहते हैं साई, PSI, साई का निशान है ये, इससे डिनोट करते हैं। और एस से मुराद है सॉल्यूट पोटेंशियल। इट इज द मेजर ऑफ चेंज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ये नापने का पैमाना है तब्दीली को वाटर पोटेंशियल में जो आ रही है
सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के आने की वजह से, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जिस तरह पानी के अंदर आ रहे हैं तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है, पानी का जो वाटर पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, जो पानी का वाटर पोटेंशियल होता है वो हमें मालूम है, जो वाटर पोटेंशियल है वाटर का, जो वाटर पोटेंशियल है ऑफ वाटर, प्योर वाटर, वो कितना होता है? इट इज जीरो। ये जीरो होता है मैक्सिमम। और जिस जिस तरह इसमें सॉल्यूट ऐड होते जाते हैं इट विल बिकम नेगेटिव, ये नेगेटिव में जाता जाता है। इसको ये पीएसआई के साइन से डिनोट करते हैं, जो कि मेगा पास्कल में बराबर है 750 मिलीमीटर मरकरी के, और एटमॉस्फेयर में अगर इसको देखें तो 9.87 एटमॉस्फेयर के बराबर है। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल, ये एक तरह से चेंज इन वाटर पोटेंशियल है सॉल्यूट के ऐड होने की वजह से। जिस जिस तरह वो वाटर नेगेटिव होता जाता है जब उसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल और ऐड होते जाते हैं। जितने ज्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ऐड होंगे उतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो लेस होता जाएगा या नेगेटिव होता जाएगा। ये है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल। हमारे पास पीएमसी के सिलेबस में अगर देखो तो सिर्फ इतनी ही बात है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये बात करते हैं कि सर फेडरल बोर्ड में ये है या फलाने बोर्ड में ये है, तो जो भी बात थी सबकी मिलाकर मैंने आपसे कर ली, इतनी काफी है, इतना ही याद रखो आप। इसके अलावा इसके अलावा हमारे पास पाथवे या पैसेज वे है वाटर के अपटेक का या वाटर की मूवमेंट का, उसकी बात करें अब हम। ये जो पौधा है इसकी जड़ें जमीन के साथ फिक्स हुई हुई हैं, और जब ये जड़ें जमीन के साथ फिक्स हुई हुई हैं तो ये जड़ें पानी एब्जॉर्ब करती हैं मिट्टी से। अब ये जड़ें पानी एब्जॉर्ब करती हैं मिट्टी से, तो पानी कंटिन्यूअसली मूव होके जड़ों के जरिए पौधे के अंदर जाता है, जाइलम के पास तक पहुंचता है, और जाइलम उसको फिर ऊपर लेके जाता है लीव्स के पास, जहां उस वाटर से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है या अपने जो भी फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करता है। तो जो पाथवे है मूवमेंट ऑफ वाटर का, वो हमारे पास तीन तरह से है। एक है, उसको हम कहते हैं सेल टू सेल पाथवे। एक जो है उसको हम कहते हैं सेल टू सेल पाथवे, दूसरे को कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे, सेल टू सेल पाथवे। एक है उसको कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे, और एक है एपोप्लास्ट पाथवे। ये तीन तरह के पाथवे हैं हमारे पास पानी की मूवमेंट के जाइलम तक पहुंचने तक, और जाइलम से फिर असेंट होके लीफ के पास जाने तक। पहला जो सेल टू सेल पाथवे है, इसमें पानी जड़ों से एब्जॉर्ब होता है, सेल्स में आता है, रूट हेयर्स में आता है। रूट हेयर से ये जाता है, एक सेल है उनको कहते हैं एपिडर्मल सेल, जो सबसे ऊपर वाले सेल हैं प्लांट में मौजूद हैं, उनके अंदर जाता है। फिर एक एपिडर्मल सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे सेल में, बाय मींस ऑफ ऑस्मोसिस अक्रॉस द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन पानी मूव करता जाता है, एक सेल से निकल के दूसरे सेल में जाता जाता है कंटिन्यूअसली। सेल वॉल को क्रॉस करता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। प्लांट की बात हो रही है तो सेल वॉल भी मौजूद है, जो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से मिलकर बनी है। तो ये जो मूवमेंट है वाटर की फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय पासिंग सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल थ्रू ऑस्मोसिस, एक सेल से दूसरे सेल में जाने को ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी कहलाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इस मूवमेंट को कहते हैं आप सेल टू सेल पाथवे। इसके अलावा एक है सिम्प्लास्ट पाथवे। जब पानी जड़ों से एब्जॉर्ब होता है तो जड़ों से एब्जॉर्ब होने के बाद पहले एपिडर्मल सेल में आता है, उसके बाद कॉर्टिकल सेल में जाता है, कॉर्टिकल सेल से, कॉर्टेक्स के सेल से ये एक दूसरे सेल में जाएगा, उसके बाद तीसरे सेल में जाएगा, एंडोडर्मिस तक पहुंचेगा। एंडोडर्मिस के बाद
जब उसको भी क्रॉस कर लेगा, एंडोडर्मिस को जब क्रॉस कर लेगा, तो फिर ये अल्टीमेटली पहुंचेगा किसके पास, जाइलम के पास। यानी कि पानी इसमें भी सेल के अंदर दाखिल हो रहा है और फिर सेल से निकल रहा है। लेकिन जो एक सेल है और दूसरा सेल है, ये सारे ग्रुप ऑफ सेल जितने भी हैं, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। ऑल सेल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तमाम सेल आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ थ्रू ओपनिंग, एक ओपनिंग के जरिए, विच इज कॉल्ड प्लाज्मोडिस्मेटा। ये प्लाज्मोडिस्मेटा सेल टू सेल पाथवे में नहीं था, और वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट थी, यानी कि कुछ सेल्स को क्रॉस करने के लिए बात थी वो। यहाँ पर सिम्प्लास्ट पाथवे में पानी सेल के अंदर दाखिल हुआ, एपिडर्मस सेल में, कॉर्टिकल सेल में, फिर एंडोडर्मिस के पास, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सेल्स में, और अल्टीमेटली जाइलम के पास। लेकिन जितने भी सेल हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू अ ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड प्लाज्मोडिस्मेटा। ये जो प्लाज्मोडिस्मेटा है ये कनेक्शन है, प्लाज्मोडिस्मेटा जो है ये कनेक्शन है, इट इज अ कनेक्शन। प्लाज्मोडिस्मेटा जो है इट इज अ कनेक्शन, ये कनेक्शन है किसके दरमियान में, सेल्स के दरमियान में। इसके जरिए, इन सुराखों के जरिए, सुराख होते हैं, इन सुराखों के जरिए वाटर एक सेल से दूसरे सेल के पास जा रहा है और अल्टीमेटली जाइलम के पास जा रहा है, जो उसको कंडक्ट करा रहा है और लीफ के पास तक लेके जा रहा है। इसको कहते हैं आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तो कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, इसमें पानी सेल का हिस्सा बन रहा है, और जब पानी कभी सेल का हिस्सा बन जाता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो साइटोप्लाज्म का पार्ट बन जाएगा, और जब एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा वो वही पानी निकल कर, तो जितना आया था उतना नहीं जाएगा। इसका मतलब है सम पार्ट ऑफ द वाटर हैज बीन कंज्यूम्ड बाय द सेल और इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द सेल। तो द अमाउंट ऑफ वाटर विच एंटर इन द सेल इज मोर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर विच रीचेस टू द जाइलम इज लेस। वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि some amount of water will become the part of the cytoplasm and some amount of water will be used by the cell in their daily life activities. That's why the water which enter in the cell or which enter in the root hairs is more as compared to the water which reaches to the xylem for conduction or for the uptake of water up to the aerial parts of the plant. तो सिम्प्लास्ट पाथवे में जो वाटर है जो जा रहा है वो जितना आया उतना नहीं गया, वजह मैंने आपको बताई। और जो प्लांट के सेल वॉल है, जो इससे पहले सेल टू सेल पाथवे बताया था, उसमें जो मैंने सेल वॉल बताई, सेल मेम्ब्रेन बताई, जिसको पानी मूव करके जा रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, बोथ ऑफ दीज लेयर्स आर पोरस, दे हैव स्मॉल ओपनिंग्स, दे हैव स्मॉल पोर्स, जो के अलाउ करते हैं, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक करते हैं, जिनके जरिए वो पानी क्रॉस कर पा रहा है। वरना फिर अगर पानी एक दफा फिर तो पानी अगर सेल वॉल अलाउ ही नहीं करती तो कभी पानी सेल के अंदर आ ही नहीं सकता था। मैं प्लांट के सेल की बात कर रहा हूँ, एनिमल के सेल की बात नहीं कर रहा। और जब ये पानी आ ही नहीं सकता था तो कोई भी सेल जिंदा कैसे रहता। एक बात है ना सोचने वाली, मुझसे सवाल किया एक बच्चे ने कि सेल वॉल तो अलाउ नहीं करता वाटर को, तो अगर सेल वॉल अलाउ ही नहीं करेगा वाटर को, इस पर्सपेक्टिव में जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, तो आप ये बताएं कि जो सेल के पास साइटोप्लाज्म है उसके पास पानी कहाँ से आया, या वो जब अपना काम करता रहेगा तो पानी को यूज करेगा, एक दफा आ गया, अब जो पानी को वो यूज करेगा तो पानी तो खत्म हो जाएगा। उसमें तो कांस्टेंट नीड है वाटर की, 70% वाटर होना चाहिए साइटोप्लाज्म में, तो वो पानी कहाँ से आएगा। इट मींस कि सेल वॉल इज अलाउइंग वाटर टू मूव इनसाइड और गो आउटसाइड, ये बात समझने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट जो पाथवे है वो है एपोप्लास्ट पाथवे। ये जो एपोप्लास्ट पाथवे है ये सिम्प्लास्ट और सेल टू सेल पाथवे से डिफरेंट है, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ही कहलाती है। एपोप्लास्ट पाथवे जो है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट दोनों जो हैं ये इंक्लूडेड हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। फर्क क्या है सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट में, कि एपोप्लास्ट पाथवे में जब पानी अंदर दाखिल होता है रूट हेयर से तो ये आता है एपिडर्मल सेल्स के पास, उसी तरह कॉर्टिकल सेल्स के पास, उसी तरह फिर एंडोडर्मिस के पास, उसी तरह फिर नेक्स्ट पिथ के सेल्स होते हैं उनके पास, अल्टीमेटली जाइलम के पास। यहाँ पे जो पानी मूव करता है सिवाय एंडोडर्मिस के, एक्सेप्ट देयर इज अ एक्सेप्शन,
सिवाय एंडोडर्मिस के वाटर नेवर एंटर इन अ सेल। पानी कभी सेल के अंदर दाखिल नहीं होगा, बल्कि पानी जो है वो मूव करेगा फ्रॉम cell wall of one cell to the cell wall of another cell, then from cell wall of another cell to another cell। यानी कि सेल के अंदर पानी दाखिल नहीं हो रहा, बल्कि सेल के ऊपर ऊपर मूव करता हुआ जा रहा है और अल्टीमेटली कहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जाइलम के पास। जगह मैंने आपको बता दी कि कब ये सेल में से गुजरता है। एंडोडर्मिस एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वहां पर इसको सेल का हिस्सा बनना पड़ता है या सेल के अंदर दाखिल होना पड़ता है। उसके अलावा ये कभी भी जो इस पाथवे को फॉलो करता हुआ जा रहा है वाटर, वो सेल के अंदर दाखिल नहीं होता। उसका भी ऑब्वियसली रीजन है। वो क्या रीजन है, ये गौर से सुनो। एंडोडर्मिस जो है इट कंटेन अ वैक्सी कवरिंग which is made up of सुबेरिन से मिलके बनी है, जो एक वैक्सी कवरिंग है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड, या दिस बैरियर इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप। इस बैरियर को जो एंडोडर्मिस के अंदर है, इसको कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो एक केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी है जिसका नाम है सुबेरिन, जो एक वैक्सी कवरिंग है जो अलाउ नहीं करती कि वाटर उसमें से गुजरे। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, सम सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस डू नॉट कंटेन दिस लेयर। कुछ सेल्स जो है एंडोडर्मिस के, वो इस लेयर को कंटेन नहीं करते। तो जो सेल ये कंटेन नहीं करते कैस्पेरियन स्ट्रिप, उन सेल से ये पानी गुजर के जाएगा आगे नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल्स के पास। तो यहां से तो गुजरना लाजमी है, क्योंकि ये बीच में पड़ते हैं सेल्स, एंडोडर्मिस के सेल्स। इनके बाद आता है जाइलम, और एंडोडर्मिस के सेल में कैस्पेरियन स्ट्रिप है, जो एक वैक्सी कवरिंग है, जो वाटर बैरियर है, जो पानी को अलाउ नहीं करती आगे जाने से। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं एंडोडर्मिस के जिनके पास ये लेयर नहीं होती, तो वहां से पानी गुजर के जाता है और आगे जाता है। इसको बाईपास करने का कोई रास्ता नहीं है पानी के जाइलम तक पहुंचने का, तो वाटर मस्ट गो थ्रू दिस लेयर। इसलिए एपोप्लास्ट पाथवे ओनली एट दिस पॉइंट बिकम सिम्प्लास्ट, आप यूं भी कह सकते हैं। इसके अलावा और कहीं इसका पार्ट नहीं बनता। ये एक डायग्राम है जिसमें ये एपिडर्मिस के सेल हैं, जहां से पानी दाखिल होता हुआ दिखा रहे हैं। ये जिसपे मैं कर्सर फेर रहा हूं, ये जो पानी सेल के अंदर गया, फिर दूसरे सेल में, फिर तीसरे सेल में, फिर चौथे सेल में, अल्टीमेटली जाइलम के पास। तो एपिडर्मिस के सेल हैं, कॉर्टेक्स के सेल हैं, एंडोडर्मिस के सेल हैं, पेरीसाइकिल के सेल हैं, फिर जाइलम है, उसके बाद फ्लोएम होता है सबसे अंदर। तो पानी जो ये सेल के अंदर मूव होते हुए दिखा रहे हैं, एरो सेल के अंदर है, ये सिम्प्लास्ट पाथवे है। और जो पानी देखो ये ऊपर से जा रहा है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में नहीं आ रहा, सेल वॉल के ऊपर से जा रहा है। ये जो ऊपर ऊपर दिखा रहे हैं, सिर्फ एंडोडर्मिस के वक्त, ये मेरी बात की कंफर्मेशन है डायग्राम, सिर्फ एंडोडर्मिस के वक्त ये जो पानी ऊपर ऊपर से जा रहा था, ये एंडोडर्मिस के अंदर आया, और फिर ये अल्टीमेटली मूव करके जाएगा किसके पास, जाइलम के पास। ये पूरा पाथवे एपोप्लास्ट पाथवे। ये जो पानी सेल के अंदर से मूव करता हुआ जा रहा है, इन सेल्स के दरमियान में सुराख है, देखो यहाँ लेबल किया हुआ है प्लाज्मोडेस्माटा, जिनके जरिए पानी जा रहा है एक सेल से दूसरे सेल में। इसके अलावा एंडोडर्मिस के पास ये वो लेयर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये तो एक सेल दिखाया तो इस पूरे सेल में दिखाई है, लेकिन जहां नहीं है, नॉन विजिबल है, सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ है। ये बीच में कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये जिसपे मैं कर्सर फेर रहा हूँ, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो इस जगह से पानी मूव होके जाएगा आगे और अल्टीमेटली जाइलम के पास पहुंचेगा, और जाइलम फिर इसको ऊपर लेके जाएगा लीफ के सेल्स के पास तक। तो ये फ्लो ऑफ वाटर की बात थी। तो चैप्टर नंबर 14 में अकॉर्डिंग टू द पीएमसी सिलेबस ये 2 या 3 चीजें थी बॉटनी की चैप्टर नंबर 14 से, जो मैंने आपको बता दी। इसमें कोई सवाल है तो बेटे पूछो। चैप्टर नंबर 13 की बॉटनी जो है, अब इसमें ये टॉपिक है कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसके बारे में बात कर रहे हैं। प्लांट्स जो हैं वो 3 तरह के हैं। एक है पैरासाइटिक प्लांट्स,
एक है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स और एक है कार्निवोरस प्लांट्स। ये जो पैरासाइटिक प्लांट्स हैं ये वो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड हासिल करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तभी देखो उनको पैरासाइट कह रहे हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक ऑब्लिगेटरी होते हैं और एक फैकल्टेटिव होते हैं। एक ऑब्लिगेटरी होते हैं और एक फैकल्टेटिव होते हैं। ये जो ऑब्लिगेटरी हैं इनको टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स भी कहते हैं और जो फैकल्टेटिव हैं इनको पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट भी कहते हैं। फर्क क्या है दोनों में कि जो ऑब्लिगेटरी या टोटल पैरासाइटिक प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने होस्ट से ही न्यूट्रिशन हासिल करेंगे। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एवर। ये अपना खाना कभी खुद नहीं बनाएंगे, सिर्फ होस्ट से ही न्यूट्रिशन हासिल करेंगे। जबकि जो फैकल्टेटिव या पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं sometime they can prepare their own food because they have green color part। बाज दफा ये अपना खाना खुद बना सकते हैं जो फैकल्टेटिव या पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं। वो तो ये भी पैरासाइट हैं, होस्ट से ही न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम दे कैन प्रिपेयर देयर फूड। ये जो पैरासाइटिक प्लांट हैं ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट की बॉडी से बाय देयर स्पेशल स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन देयर बॉडी। These special structures are called hustoria। इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को जो इनके पास होते हैं उनको कहते हैं हुस्टोरिया, जिनकी मदद से ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं होस्ट की बॉडी के साथ, ये जो प्लांट्स होते हैं, और फिर उससे उसका न्यूट्रिशन जो है जो उसने अपने लिए बनाया है ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इनमें पैरासाइटिक प्लांट में एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स हैं, एक टोटल स्टेम पैरासाइट्स हैं, एक पार्शियल रूट पैरासाइट है, एक टोटल रूट पैरासाइट है। ये जो पार्शियल स्टेम पैरासाइट होंगे, पार्शियल का मतलब मैंने आपको बता दिया है और टोटल का मतलब, पार्शियल स्टेम पैरासाइट जो होंगे ये वो पैरासाइटिक प्लांट्स होंगे जो कि होस्ट से तो न्यूट्रिशन हासिल करेंगे लेकिन सम टाइम दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। बाज दफा ये अपना खाना खुद बना सकेंगे। पार्शियल स्टेम पैरासाइट जो हैं या पार्शियल रूट पैरासाइट जो हैं, जो टोटल स्टेम या टोटल रूट पैरासाइट होंगे ये वो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ होस्ट से ही न्यूट्रिशन हासिल करेंगे। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे जो लफ्ज आ रहा है स्टेम या रूट का, तो ये वो जगह है जहां से ये अपने आप को, ये जो पैरासाइटिक प्लांट है अपने हुस्टोरिया की मदद से अपने आप को अटैच करते होंगे होस्ट की बॉडी से। अब टोटल स्टेम पैरासाइट जो है वो होस्ट के स्टेम से अटैच होंगे, पार्शियल स्टेम भी होस्ट के स्टेम से अटैच होंगे, टोटल रूट होस्ट के रूट से अटैच होंगे, पार्शियल रूट होस्ट की रूट से अटैच होंगे। ये जो टोटल स्टेम पैरासाइटिक प्लांट्स हैं या पार्शियल स्टेम पैरासाइटिक जो प्लांट है उनकी एग्जांपल क्या है? उसकी एग्जांपल है लॉरेंथस ऑफ विस्कम। ये एग्जांपल्स आपको याद करनी पड़ेंगी। पार्शियल स्टेम पैरासाइट की एग्जांपल लॉरेंथस ऑफ विस्कम है। टोटल स्टेम पैरासाइट की एग्जांपल कस्कटा, जिसको अमर बेल भी कहते हैं। पार्शियल रूट पैरासाइट की एग्जांपल संदलवुड है। टोटल रूट पैरासाइट की एग्जांपल ओरोबेंकी सिस्टांची, ये टोटल रूट पैरासाइटिक प्लांट की एग्जांपल है। तो ये तो एक कैटेगरी थी प्लांट्स की। एक और ग्रुप है प्लांट्स का, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट नाम से ही शायद आपको समझ में आया हो। Saprophytes are those plants which cannot prepare their own food, but they obtain their food from dead organic material। ये मरी हुई चीजों से खाना हासिल करते हैं, जो मरी हुई चीजों से, ह्यूमस से, ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक कंपोनेंट से, जो डेड ऑर्गेनिक कंपोनेंट से खाना हासिल करें उनको आप कहते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट, दे विल रिलीज सम टाइप ऑफ एंजाइम, दे विल प्रोड्यूस सम एंजाइम्स। ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स को। ये जो एंजाइम्स हैं इसमें एमाइलेज होता है, इसमें ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीएज
प्रोटीएज होता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हमारी बुक में नहीं है, दूसरे कोर्सों की किताबों में है। प्रोटीएज होता है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए, और ये अपने अंदर से बनाकर रिलीज करते हैं, उस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर डालते हैं ताकि वो डाइजेस्ट हो, डिकम्पोज हो, और फिर जब वो चीजें टूट जाए तो फिर ये अपने हिस्टोरिया की मदद से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाज दफा इन सेप्रोफाइटिक प्लांट्स की हेल्प बाज दफा इन सेप्रोफाइटिक प्लांट्स की हेल्प जो है वो एल्गा भी करता है, ऑल्सो हेल्प दीज सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। ये जो एल्गा है ये एसोसिएशन में रह रहा होता है with these plants, क्योंकि alga can produce these enzymes which are already mentioned by me. alga प्रोड्यूस करते हैं इन एंजाइम्स को जिनका मैंने आपको जिक्र किया था, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज का, और ये alga प्रोड्यूस करके एंजाइम्स वहां डालता है, ये चीजें डाइजेस्ट हो जाती हैं, फिर ये जो प्लांट है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक एसोसिएशन था चैप्टर नंबर 8 में, मैंने बताया था आपको लिचिन्स। तो अक्सर सेप्रोफाइटिक प्लांट जो है वो लिचिन्स में या सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में रह रहे होते हैं। अक्सर सेप्रोफाइटिक प्लांट जो है ये सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में रह रहे होते हैं और ऑब्टेन कर रहे होते हैं न्यूट्रिशन होस्ट से, डेड होस्ट से। इसकी एग्जांपल मोनोट्रेपा है या बर्ड नेस्ट। ये जो मोनोट्रेपा है इसको बर्ड नेस्ट भी कहते हैं क्योंकि इसकी शेप बर्ड के नेस्ट की तरह होती है। ये इसकी एग्जांपल है सेप्रोफाइटिक प्लांट। इसके अलावा नेक्स्ट है कार्निवोरस प्लांट। जैसा नाम है वैसा काम है, कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस प्लांट जो है इन्हीं को कार्निवोरस प्लांट जो है इन्हीं को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं, बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। क्यों? बिकॉज दे फाउंड ऑन दोज marshy places या swamp which do not in those soil which do not contain enough nitrogen to fulfill the need of the plant। ये उन environment में रहते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है, ऐसी जगह पे पाए जाते हैं ये जो प्लांट्स हैं कार्निवोरस प्लांट। जिसकी एग्जांपल पिचर है, सनड्यू है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, आर्टिक्यूलेरिया है, वाटर फ्लाई ट्रैप है। ये वो पौधे हैं, ये 5 वो पौधों के नाम हैं जो सारे के सारे पौधे ऐसे हैं जो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। टू फुलफिल द नीड ऑफ नाइट्रोजन दे ईट इंसेक्ट्स। अगर आप मुझसे पूछे सर ये इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं, तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए खाते हैं, क्योंकि ये ऐसी मिट्टी में मौजूद है जहां नाइट्रोजन की कमी है। अब इन प्लांट्स की कुछ बात। ये जो पिचर प्लांट है ये वो प्लांट है जिसके पत्ते मॉडिफाई हो गए हैं एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में, जिसको आप कहते हैं पिचर। पिचर बड़े बड़े ग्लास जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये कैप्चर करने के काम में आते हैं इंसेक्ट को। इनके ऊपर एक लिड लगी हुई होती है, ये अट्रैक्टिव कलर के होते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है इसके पास, कलरफुल होते हैं। और जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर दाखिल होता है ये लिड क्लोज हो जाती है, और जैसे ही ये लिड क्लोज हो जाती है तो इसके अंदर जो है वो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज वगैरह। वो सारे एंजाइम ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर, वो ये एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। वो सारे एंजाइम इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं और फिर आफ्टर डाइजेस्टिंग ये सारा फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये है पिचर प्लांट। नेक्स्ट जो सनड्यू प्लांट है, इनको सनड्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ड्यू पड़ती है और सूरज निकलता है तो ये ग्लो करते हैं, इसलिए इनको सनड्यू प्लांट कहते हैं। इनके छोटे छोटे साइज के पत्ते होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं वो कैप्चर करने के काम में आते हैं इंसेक्ट्स को। इनके लीव्स के ऊपर कवर्ड होते हैं बहुत सारे हेयर लाइक ग्लैंड्स,
जिनको आप टेंटिकल्स कहते हैं, वो जो टेंटिकल्स हैं उससे आके चिपक जाता है इंसेक्ट, और फिर ये इन ग्लैंड से एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, और फिर ये भी सेम वही काम करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वजह मैंने आपको बताई थी, इनका नाम सन ड्यू क्यों है, क्योंकि जब ड्यू पड़ती है इन पे और सन निकलता है तो ये ग्लो करते हैं। ये सर्टेन तरह के स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ, और इनके जो टेंटिकल्स निकले हुए हैं जिससे वो आगे चिपक जाते हैं, ग्लू लाइक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करते हैं ये, और इनके टेंटिकल प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम जो डाइजेस्टिव इन नेचर होता है, फिर आफ्टर डाइजेशन ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप जो है, इनके पास भी पत्ते हैं इन प्लांट्स के जो इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के काम में आते हैं। इनके लीव्स दो हिस्सों में बटे हुए हैं, बीच में एक डंडी है और उसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट है। हर एक पार्ट में 15 से लेके 20 दांत जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। जब इंसेक्ट आके बैठता है बीच में, तो ये दांत जैसे स्ट्रक्चर जो हैं, या दो हाफ जो है लीफ के, वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट बीच में फंस जाता है। बीच में ग्लैंड्स होते हैं जो सेक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जब वो डाइजेस्ट हो जाता है इंसेक्ट, तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसी तरह। इसके एग्जांपल एक पौधा एक और है, उसका नाम है एल्ड्रोवेंटा। नेक्स्ट प्लांट है अट्रिकुलेरिया या ब्लैडर वॉर्ट। ये जो अट्रिकुलेरिया या ब्लैडर वॉर्ट है, ये बहुत छोटे साइज का पौधा है। ये पानी में ग्रो करता है, और अगर देखा जाए तो उसमें स्टेम होते हैं, रूट नहीं होते। इनके जो पत्ते हैं वो कप शेप होते हैं इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए, और इनकी शेप ब्लैडर जैसी होती है, जैसे ब्लैडर होता है ऑर्गेनिज्म में, इनकी शेप बिल्कुल वैसी होती है। ये जो ब्लैडर हैं, इनमें एक दरवाजा लगा हुआ होता है जिससे कोई इंसेक्ट अंदर दाखिल हो जाता है। अक्सर स्मॉल साइज की फिश भी दाखिल हो जाती है इस दरवाजे से अंदर, और फिर ये दरवाजा बंद हो जाता है। इस ब्लैडर के अंदर मुख्तलिफ तरह के ग्लैंड्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि डाइजेशन के काम में आते हैं, और आफ्टर डाइजेशन ये जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड को। इसकी एग्जांपल अट्रिकुलेरिया भी है। आखिरी प्लांट है वाटर फ्लाई ट्रैप। ये भी रूटलेस प्लांट है, पानी में पाया जाता है। इसमें कि इसके पास भी बहुत सारे पत्ते हैं जो कैप्चर करने के काम में आते हैं इंसेक्ट्स को। ये जो पत्ते हैं, ये पत्ते भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं, दो लोब में बटे हुए हैं, और इसकी मार्जिन्स के ऊपर ब्रिस्टल्स निकले हुए हैं, मतलब बाल जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं बहुत सारे, जो कि कैप्चर करने के काम में आते हैं इंसेक्ट्स को। इनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेंसिटिव हैं। जैसे कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो ये हेयर सेंस करते हैं और ग्लैंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं एंजाइम्स को। जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्ट करने के काम में आते हैं इंसेक्ट को, और फिर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं डायरेक्ट